आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो आज की क्लास में हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। ठीक है, अगर आप समझोगे तो आपको बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ये याद हो जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। यानी कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद बनेगा क्या, वो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी का मतलब क्या है? ई से है एम्बेडन, एम से मेरो, पी से पार्नस। ये तीन साइंटिस्ट के नाम हैं। जो ये तीन साइंटिस्ट है, इन्होंने मिलके क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस की पूरी डिटेल बताई थी कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है ना। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप में क्या ब्रेक होता है, क्या बनता है, तो वो सारी जो डिटेल है ना, वो ग्लाइकोलिसिस की तीन साइंटिस्ट ने मिलके बताई थी। इसलिए इसको ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। कई बार क्या होता है, आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। आपको ये पता नहीं होता है कि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे है, और एग्जाम में आप ग्लाइकोलिसिस याद करके गए हो, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ईएमपी पाथवे, तो वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। इसलिए जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये याद करनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो वहाँ पे। तो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है, सो डोंट कंफ्यूज। राइट, आगे देखिए, आगे कुछ जनरल पॉइंट देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस करने से पहले। क्या है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, सॉरी, कहाँ होता है ये, लोकेशन क्या है इसकी, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेली होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है। अब ग्लाइकोलिसिस कौन सी सेल में होता है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल में ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, कौन सी भी सेल हो, या तो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, दोनों टाइप की सेल में ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नो CO2 इज प्रोड्यूस्ड। जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी जिसके अंदर ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है, ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, पायूरेट बनाएगा। ठीक है, बीच में बहुत सारे स्टेप्स होंगे यहाँ पे, बहुत सारे स्टेप्स होंगे ऐसे, एक ही स्टेप में ये बना नहीं रहा है, बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स होंगे। ठीक है, जब ग्लूकोज पायूरेट बनाता है तो यहाँ पे कोई भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, या फिर कह सकते हो देर इज़ नो डिकार्बोक्सिलेशन अक्कर इन ग्लाइकोलिसिस। ओके, अगर यहाँ पे CO2 नहीं बन रही है तो यहाँ पे हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी CO2 नहीं बनती है। अगर CO2 बनती तो यहाँ पे बोल देते यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फिर हम पार्शियल नहीं बोलते। जैसे क्रैब साइकिल में CO2 का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, वहाँ पे पार्शियल नहीं बोलेंगे। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में बोलेंगे यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि कोई भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस समझेंगे किस तरीके से होता है, किस तरीके से ग्लूकोज ब्रेक होता है। सबसे पहले तो क्या होगा, थोड़ा सा एक जनरल पॉइंट मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, ब्रेक होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टेप होंगे बीच में, और पायूरेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब जो एक ग्लूकोज पायूरेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ग्लाइकोलिसिस है क्या। थोड़ा डिटेल में अभी जाएंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। जो एक ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन का होता है। ठीक है, 6 कार्बन का ग्लूकोज है, जो ऑलरेडी आप कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ चुके हो विद स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होते होते पायूरेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और जो ये पायूरेट है ये 3 कार्बन का होता है। ठीक है, और बीच में क्या है, यहाँ पे टोटल 10 स्टेप होते हैं। ग्लूकोज से जब पायूरेट बनता है तो 10 स्टेप में ये बनता है, और 10 एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, 10 एंजाइम ही यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन का ग्लूकोज बनता है पायूरेट के अंदर, 3 कार्बन का ये पायूरेट होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस समझने के लिए। जो एटीपी होती है ना, वो ब्रेक होगी, वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है। एटीपी है वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, ब्रेक होगी। और इसका उल्टा भी सही है, एडीपी को अगर एक फॉस्फेट मिला तो ये एटीपी में बदल जाएगा। और एटीपी क्या है? एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी बोलते हैं। तो एटीपी क्या है? एनर्जी है। देखिए, एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राई डाइफॉस्फेट। ठीक है। तो ये जो एटीपी है ट्राइफॉस्फेट है, ये डाइफॉस्फेट में बदल रही है, यानी कि एटीपी से एक फॉस्फेट निकल गया और डाइफॉस्फेट बन गया और ये एक फॉस्फेट है। अगर एडीपी को एक फॉस्फेट मिल गया, डाइफॉस्फेट को एक फॉस्फेट मिल जाता है, तो वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडीपी कन्वर्ट होती है फॉस्फेट लेके एटीपी में। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना जरूरी है, ये बहुत ही काम आएगा अभी। ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है। अब एक पॉइंट छोटा सा और क्या याद रखना है, जो एनर्जी होती है ना वो दो फॉर्म में स्टोर होती है। पहली तो है एटीपी। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और दूसरा है NADH। ठीक है, ये दो फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ यही याद रखना है, एनर्जी जो है वो दो फॉर्म में स्टोर होती है, फर्स्ट एटीपी और दूसरा NADH। NADH फिर ना ETS के अंदर एंटर करता है। ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, फिर क्रेब साइकिल पढ़ना है, फिर ETS पढ़ेंगे। तो ETS के अंदर वहाँ पे आपको समझ में आएगा ये NADH है, इससे एटीपी बनती कैसे है। ठीक है। तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि एटीपी और NADH ये दो फॉर्म है जिसमें जो एनर्जी है वो स्टोर होती है। ठीक है। तो ये एक और पॉइंट था जो आपको याद रखना है। अब एक आखिरी पॉइंट देखिए जो आपको याद रखना है, जहाँ पर भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा, या तो एटीपी बन रही होगी या फिर एटीपी टूट रही होगी, वहाँ पे उस स्टेप के अंदर हम काइनेज एंजाइम यूज करेंगे, काइनेज नाम यूज करेंगे। ठीक है। एटीपी अगर टूट रही है तो भी काइनेज आएगा, और एटीपी बन रही है तो भी काइनेज आएगा। ठीक है। तो ये जो कॉमन कॉमन पॉइंट है ये आपने याद रख लिए हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। जो ग्लाइकोलिसिस है वो होता कैसे है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं बिल्कुल स्टेप वाइज। ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कौन कौन से ये स्टेप्स होते हैं। ओके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज को अगर मैं एक फॉस्फेट दे दूं तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, राइट। कुछ ये स्ट्रक्चर है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है CH2OH। ठीक है। और बाकी जगह यहाँ H है तो ये HOH। ठीक है। फिर ये HOH। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। और ये हमारा जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 6 है। तो एक फॉस्फेट क्या है, एक फॉस्फेट आता है, वो क्या है, इस कार्बन पे अटैच होता है, यहाँ पे जुड़ता है। तो 6 पोजीशन पे, ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट आके जुड़ गया, तो क्या बन गया? अभी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। अब ये बात ये आती है कि जो ये फॉस्फेट है ये आया कहाँ से? अब जो ये फॉस्फेट है ये आया कहाँ से? अब देखिए ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, जब जब एक एटीपी जब एटीपी जो है, जब जो एटीपी है वो ब्रेक होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब एटीपी से एडीपी बनेगा तो एक फॉस्फेट निकलेगा, वो फॉस्फेट यहाँ पे चला जाएगा, वो बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है जब एटीपी से एडीपी बनता है। और एक फॉस्फेट कहाँ चला गया? ग्लूकोज के साथ जाके उसने बना लिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। ये पहला स्टेप होता है कि ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बात बताई थी कि जहाँ भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा, या एटीपी बनेगा या एटीपी टूटेगा, तो वहाँ पे वर्ड आएगा काइनेज। तो यहाँ पे एंजाइम क्या आएगा? यहाँ पे एंजाइम आएगा काइनेज। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द काइनेज एंजाइम। ओके। अभी थोड़ा डिटेल में आपको आगे दिखाऊंगा कि ये सब है क्या। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो एटीपी से एडीपी बनता है और काइनेज आता है। ठीक है। अभी साथ ही साथ मैं आपको दिखाई देता हूँ ये सब है क्या। ओके। देखिएगा, बिल्कुल 2 बार हम डिस्कस करेंगे इसको एक ही क्लास में। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
एटीपी से एडीपी और एक फॉस्फेट बनता है, लेकिन जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के साथ यहाँ चला जाता है, ग्लूकोज के साथ 6 कार्बन पे अटैच होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है। ठीक है, जब एटीपी का इन्वॉल्वमेंट इस स्टेप के अंदर हो रहा है तो एक एंजाइम आता है जिसको काइनेज बोलते हैं, पूरा नाम लिखेंगे हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अब सेकंड स्टेप देखिए यहाँ पे क्या होता है। सेकंड स्टेप में होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, जो ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। देखिए हो क्या रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है वो दोनों आपस में आइसोमर होते हैं। आइसोमर का मतलब होता है उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो डिफरेंट होती है लेकिन फार्मूला सेम होता है। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स, है ना। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि आइसोमर बन रहा है। ठीक है, तो एंजाइम यहाँ पे क्या यूज होगा, आइसोमरेज। तो सेकंड स्टेप में एंजाइम यूज होगा यहाँ पे आइसोमरेज। देखिएगा यहाँ पे क्या, अगेन देखिएगा, ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इससे बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो एंजाइम क्या यूज हुआ, आइसोमरेज। पूरा नाम क्या लिखेंगे, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, क्योंकि जो ग्लूकोज फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो फॉस्फेट से तो फोस्फो और ग्लूकोज से ग्लूको, तो फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, तो ये एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। राइट, तो ये था सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये आइसोमर बना है तो आइसोमरेज नाम देंगे। ठीक है, ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, उससे बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब दोनों के अंदर ध्यान से देखिएगा, एक फॉस्फेट आके यहाँ पे जुड़ गया है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे। फ्रुक्टोज की जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे आके एक फॉस्फेट जुड़ा तो क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट तो ऑलरेडी था, एक और आया तो इसलिए बोला डाइफॉस्फेट। अब फॉस्फेट आएगा कैसे, जैसे यहाँ आया था ना एटीपी से एडीपी बनाओ, वैसे ही यहाँ आएगा, एटीपी से एडीपी बनेगा और एक फॉस्फेट आ जाएगा और जो एंजाइम है वो क्या होगा, काइनेज। तो दोबारा देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखिएगा डिटेल के अंदर ये सब है क्या, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इससे बना फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये एटीपी से एडीपी बना और जो एडीपी के साथ जो फॉस्फेट था वो फ्रुक्टोज 6 के साथ चला गया और इसने बना दिया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब फॉस्फेट का इन्वॉल्वमेंट है तो काइनेज एंजाइम आएगा और पूरा नाम क्या लिखेंगे, फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज। फॉस्फेट से तो फ्रुक्टोली फॉस्फेट से तो फोस्फो लिया है और फ्रुक्टोज से फ्रुक्टो लिया है तो फोस्फो फ्रुक्टो काइनीज। जैसे पीछे क्या था, फोस्फो ग्लूकोकाइनेज, वैसे यहाँ पे है फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज। अगर आप काइनेज भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, अगर आपको ये पूरा नाम याद नहीं रहता है तो काइनेज लिख दो। आपको पता है एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है तो काइनेज आएगा, काइनेज लिख दो, दैट्स इनफ। राइट, अगर याद नहीं रहता है तो, अदरवाइज मत लिखना। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा। अब हमारी ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अगला स्टेप क्या आता है कि जो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, ठीक है, अब एक और बात मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, होगा क्या, ये जो पूरा का पूरा जो स्टेप हुए हैं, जो ये ग्लूकोज है ना, ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो यहाँ ग्लूकोज है ये 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है। क्योंकि कार्बन यहाँ पे तब घटेगा जब यहाँ से CO2, जब एक कार्बन यहाँ से चला जाएगा। तो कार्बन कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज भी 6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का है, ये भी 6 का है और ये भी 6 का है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक एक मॉलिक्यूल है और 6 कार्बन के हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, क्योंकि यहीं पे अब ट्विस्ट आएगा पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस के अंदर। अगर इतना समझ में आ गया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, ये मान लो। देखिए अब क्या है, अब जो ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ना, इसके ऊपर काम करेगा एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज क्या करेगा, इसको बीच में से कट कर देगा, बिल्कुल
तीन तीन कार्बन के अंदर, ठीक है। जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, जो 6 कार्बन का है, इसको बीच में से काट देगा, आधा इधर आधा इधर, यानी कि 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा और 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसको बीच में से जैसे ही एल्डोलेज ने कट किया, ठीक है, तो बना क्या, 3 कार्बन का तो DHAP बना और 3 कार्बन का एक PGAL बना, ठीक है, 3PGL जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी 3 कार्बन का है और इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये भी 3 कार्बन का है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये भी 3 कार्बन का, तो दोनों 3 कार्बन के बनेंगे। एक तो बनेगा एल्डिहाइड, एक बनेगा कीटोन। अब कीटोन कौन सा है, ये वाला है कीटोन, ये वाला है एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, देखिए DHAP, डी से डाई, H से हाइड्रोक्सी, तो डाई हाइड्रोक्सी, ए से एसीटोन, है ना, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, ठीक है। और जो अलग है वो क्या है, 3PGL, ये है एल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यानी कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड है उसके थर्ड कार्बन पे फोस्फेट जुड़ा है, इसलिए बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, इसलिए हम ये नाम देंगे इसको। ओके, तो जैसे ही फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के ऊपर एल्डोलेज एंजाइम काम करता है, तो इसको दो भाग के अंदर डिवाइड कर देता है। पहला तो होता है DHAP, जिसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, और दूसरा है 3PGAL, जिसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि ये दो टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ, इक्वल इक्वल। 6 कार्बन का था, बीच में से काट दिया तो क्या बनेगा, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है यहाँ पे, अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो मान लो पूरा ग्लाइकोलिसिस आ गया। बड़े ध्यान से देखना इसको, ठीक है, बिल्कुल ही ध्यान से आपको इसको देखना पड़ेगा। देखिए, अब जो ये DHAP है ना, ये क्या करेगा, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा PGAL के अंदर, DHAP कन्वर्ट होगा PGAL के अंदर। ओके, ये DHAP कहता है कि मैं अब कन्वर्ट होऊंगा इसके अंदर, तो ये इसका आइसोमर है, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा आइसोमरेज, ठीक है, ये इसका आइसोमर बना लेगा, आइसोमरेज आ जाएगा। ओके, तो DHAP है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा। जब ये DHAP 3PGL के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पहला मॉलिक्यूल तो ये था ही, और दूसरा एक और बन जाएगा, ठीक है, यानी कि अब ये बन जाएगा, मतलब 2PGL बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, इसको छोड़ दो, ये कन्वर्ट होएगा, ये यहाँ पे कन्वर्ट हुआ 3PGAL के अंदर, ठीक है। और जब ये टूटा था तो 3PGL बना था और ये बना था, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया 3PGL के अंदर, एक 3PGL ये रहा, एक 3PGL ये रहा। अब क्या बन गए, दो PGAL बन गए, दो मॉलिक्यूल बन गए PGL के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो आगे के स्टेप होंगे वो हर एक चीज़ डबल होती चली जाएगी, क्योंकि एक PGL की जो एक PGL के साथ जो होगा वो दूसरे के साथ होगा, यानी कि हर चीज़ जो है वो डबल होती चली जाएगी। अब कैसे डबल होगी वो जरा आगे देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे बन गए हैं 2 मॉलिक्यूल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL बन गए, ठीक है। आगे कहानी स्टार्ट होती है। अब जो ये फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये बनेगा 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। जो एल्डिहाइड था वो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ एसिड के अंदर, ठीक है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ एसिड के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे NAD+ से बना NADH और एक फोस्फेट आके यहाँ पे जुड़ता है, ये फोस्फेट आता है H3PO4 से। यहाँ पे जो है H3PO4 काम करेगा, ये H3PO4 से जो एक फोस्फेट है यहाँ पे आके काम करेगा, ये 3PGL के साथ जुड़ जाएगा, इसको बना देगा बिस फोस्फेट, बिस मतलब 2 डाई, ठीक है। तो 1,3-bis फोस्फो, और जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होगा एसिड में, इसको बोलेंगे ग्लिसरिक एसिड। तो एक फोस्फेट आया तो बिस फोस्फो हो गया, ठीक है, और जो एल्डिहाइड है वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ग्लिसरैल्डिहाइड को ग्लिसरिक एसिड बोल देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि जो ये 3PGL है ये कैसे कन्वर्ट हुआ। तो 3PGL जो फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो बन जाएगा 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरिक एसिड कब, जब NAD+ से NADH बनेगा और एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट आके यहाँ पे जुड़ेगा, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो मॉलिक्यूल थे, तो
तो 2 मॉलिक्यूल NADH के होंगे और 2 ही मॉलिक्यूल NADH के बनेंगे। ठीक है, अब हर चीज़ यहाँ पे डबल होती चली जाएगी। ओके, अब आगे क्या होगा, 1,3-बिस फोस्फो जो ग्लिसरिक एसिड है वो बनेगा 3 PGA के अंदर, यानी कि यहाँ से एक फोस्फेट निकल जाएगा। ठीक है, अब निकलेगा कैसे, जो ADP है वो एक फोस्फेट ले लेगा और ATP बना लेगा। ठीक है, ADP ने इससे एक फोस्फेट लिया ऊपर वाले से और ATP बना दिया, और इसमें से एक फोस्फेट निकलेगा तो क्या बनेगा, 3 PGA, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो फोस्फेट यहाँ पे जुड़ा था वो नेक्स्ट स्टेप में निकल गया है, राइट। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे बन चुका है। ओके, अब देखिए एक और बात जो आपको बतानी है। अब ये 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये ऊपर 2 मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ही ADP से होगा और 2 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, नहीं यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखी है। यहाँ पे जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो हाँ यहाँ पे आपको लिख दूंगा कि कितने कितने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ADP के होंगे, यहाँ पे 2 लिख लेना है, और यहाँ ATP के आगे भी 2 लिख लेना है। ठीक है, तो ये बन गया। अब क्या होगा, जो 3 PGA है जिसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, ये बदलेगा 2 PGA के अंदर। यहाँ पे देखिए, ग्लिसरिक एसिड ये भी है और ग्लिसरिक एसिड ये भी है। फर्क क्या है, ऊपर वाला 3 फॉस्फो है, नीचे वाला 2 फॉस्फो है, यानी कि जो फॉस्फेट की पोजीशन है वो पहले तीसरे कार्बन पे थी, अब दूसरे कार्बन पे आ गई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में चेंज आया है, फार्मूला बिल्कुल सेम है, तो ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। तो यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, आइसोमरेज जैसा एक एंजाइम होता है उसको म्यूटेज बोलते हैं। म्यूटेज यानी कि इनकी स्ट्रक्चर के यहाँ पे बदल देगा, तो 3 PGA से 2 PGA बनेगा और एंजाइम आएगा म्यूटेज। ठीक है, अब जो ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इससे एक पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे इनोलेज एंजाइम काम करेगा, तो इससे बन जाएगा फोस्फोइनोल पायूरेट, जिसको बोलते हैं PEP। ठीक है, जिसको हम PEP के नाम से भी जानते हैं। ओके, फिर जो फोस्फोइनोल पायूरेट है ये बनेगा पायूरेट के अंदर। तो देख रहे हो, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अब निकल गया। अब निकला कैसे, ADP ने एक फॉस्फेट लिया तो ATP बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी काइनेज वर्ड आएगा। देखिए, यहाँ भी ATP का इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ भी काइनेज आएगा, है ना। ऊपर भी था ATP का इन्वॉल्वमेंट, ऊपर मैंने आपको शायद नहीं बताया, यहाँ जो ये ATP का इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पे भी काइनेज आएगा। ठीक है, अब कौन सा काइनेज आएगा, फोस्फोग्लिसरिक काइनेज, पूरा नाम याद नहीं होता है तो काइनेज वर्ड याद रखो। ठीक है, यहाँ पे भी ATP का इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ भी क्या आएगा, पायूरेट काइनेज आएगा। ठीक है, दिस इज पायूरेट काइनेज, तो इससे बना पायूरेट 3 कार्बन का। ठीक है, ये पूरे के पूरे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या, किस तरीके से होंगी या किस तरीके से नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी रहती हैं, आपको समझ में नहीं आई हैं। क्योंकि अब देखते हैं पूरा प्रोसीजर। आपको ये पता चल गया कि कौन सा स्टेप किस स्टेप में बदल रहा है और कैसे बदल रहा है। मेन मकसद था ये समझाना कि किस तरीके से बदल रहा है। अब चीज़ें देखिए बिल्कुल थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ADP से ATP कैसे बना, क्यों काइनेज आया, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखिए क्या होगा, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के ऊपर काम करता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, जब ग्लूकोज के ऊपर हेक्सोकाइनेज जो काम करता है तो उससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ग्लूकोज से फॉस्फेट कैसे बना, ATP ADP में बदला और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया, तो ये जो फॉस्फेट है ये यहाँ चला गया ग्लूकोज के साथ, है ना, 6 पोजीशन पे जाके बाइंड हुआ, इससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो ये ग्लूकोज है ये है 6 कार्बन का और एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और ये हमारा टोटल 6 कार्बन का है। ठीक है, कार्बन में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ फॉस्फेट आगे जुड़ा है। ठीक है, अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा आइसोमरेज, पूरा नाम ये लिख सकते हो, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे देखिए आगे क्या कहता है। अब जो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये बदलेगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। अब एक फॉस्फेट आगे जुड़ गया, अब आएगा कहाँ से, एक ATP जब बदलेगा ADP में और इनऑर्गेनिक फास्फेट चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, अगर यहाँ ATP का इन्वॉल्वमेंट है तो एंजाइम आएगा काइनेज, राइट।
फिर क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये भी एक मॉलिक्यूल का है और ये भी 6 कार्बन का है। ठीक है, जो जितने भी इससे ऊपर के हैं वो एक मॉलिक्यूल के हैं और 6 कार्बन के हैं। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद आगे देखते हैं। अब क्या होता है, जो हमारा फ्रुक्टोज 6 डाइफॉस्फेट है उसके ऊपर एल्डोलेज एंजाइम काम करता है, इसको बीच में से काट देता है। ये 6 कार्बन का है तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना देता है। एक मॉलिक्यूल तो ये है 3 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल ये है 3 कार्बन का। ठीक है, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। यानी कि जब भी एल्डोलेज इसको काटेगा तो एक तो एसीटोन बना देगा, एक एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, अब जो ये एसीटोन वाला है जिसको ये 3 कार्बन का है, ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोमरेज की मदद से 3 PgL के अंदर। तो पहले तो 3 PgL का एक मॉलिक्यूल था, तो जो DHAP है वो भी 3 PgL के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है, अब ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, अब ये क्या हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल। ओके, 2 मॉलिक्यूल हो गए तो आगे जो चीज़ें आएंगी वो डबल होती चली जाएंगी। अब जो 3 PgL है वो कन्वर्ट होगा 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट आता है और NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं 3 PgL के, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NAD प्लस होगा और 2 मॉलिक्यूल NADH होगा। ठीक है, ये नेसेसरी है। ओके, तो जो 3 PgL है ये 2 मॉलिक्यूल है और 3 कार्बन का है। क्योंकि देखिए 6 कार्बन है, ये टूट गया 3 कार्बन में। तो जो ये 3 PgL है ये 3 कार्बन का है। अब ये जो 1,3-bis फोस्फोग्लिसरिक एसिड है ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि 3 PgL भी 2 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल होगा और ये भी 3 कार्बन का होगा। ठीक है, अब इसे क्या है, 3 PGA बनेगा। यहाँ पे 3 PGA कैसे बनेगा, एक फॉस्फेट चला जाएगा, कौन ले लेगा, ADP। ADP ने एक फॉस्फेट लिया, ATP बनाया। यहाँ ATP का इन्वॉल्वमेंट है तो काइनेज वर्ड आएगा। और ये जो 2 मॉलिक्यूल का है तो नेक्स्ट भी 2 मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 PgL है वो 2 मॉलिक्यूल का था, सब यहाँ पे 2-2 मॉलिक्यूल के होंगे। अब यहाँ से आइसोमरेज की मदद से 2 PGA बनाया तो ये भी 2 मॉलिक्यूल का हो गया। ठीक है, हो गया ये भी 2 मॉलिक्यूल का। आगे आगे क्या है, इससे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकाल दिया और इनोलेज ने यहाँ पे काम किया। ठीक है, इससे बना फोस्फो इनोल पायूरेट, ये भी 2 मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है, यहाँ से बना। अब जो फोस्फो इनोल पायूरेट है इससे एक फोस्फेट निकल गया, ADP ने फोस्फेट लिया और ATP बना लिया, तो 2 ADP होंगे और 2 ATP होंगे। क्योंकि ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ADP काम करेंगे और 2 ATP रहेंगे और इससे बन गया पायूरेट। और पायूरेट वो भी क्या है, वो भी 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल का पायूरेट बना। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ने 2 मॉलिक्यूल पायूरेट बनाए, ग्लाइकोलिसिस जब किया है। ठीक है, अब टोटल ATP देखना है, यहाँ पे टोटल ATP कितने बने हैं, ध्यान से देखिएगा कितने ATP बने हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाली है, देखिए ये यहाँ ATP से ATP बना, यहाँ पे हमने एक ATP खर्च की, ATP खर्च कर दी। ठीक है, पहली ATP हमने खर्च कर दी, हमने ये एक लिख लिया इसके नाम का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर खर्च कर दी। फिर क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर नहीं की, ये और थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये हमने आगे की थी। देखिए यहाँ जो है, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ATP खर्च की और यहाँ भी एक ATP खर्च की। तो यहाँ पे एक ATP ऊपर की है, एक ATP नीचे की, ये हमने खर्च कर दी। ठीक है, यानी कि 2 ATP हमने दे दी जब ग्लाइकोलिसिस हो रहा था। अब पहले हमको थोड़ा सा खर्चा किया, अब हमको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, अब हमको ATP मिलेंगी। कैसे मिलेंगी वो देखिएगा आगे। अब क्या हुआ, इस स्टेप के अंदर जो ये वाला स्टेप है, देखिए यहाँ जो ये स्टेप है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP के बन रहे हैं। ये जो ATP बन रही है ये 2 बन रही है, क्यों, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल थे तो इसलिए 2 ATP बनेंगी। तो 2 ATP हमारे यहाँ पे बन गई। ठीक है, इस स्टेप के अंदर। अब जो ये स्टेप है, इस स्टेप के अंदर भी 2 ATP बनी, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ATP ये बन गई। तो अब ध्यान से देखिए, 2 ATP का तो खर्चा हुआ, यहाँ पे 2 ATP हमने खर्च की और 4 ATP हमारी बन गई। तो टोटल कितनी ATP बनी पूरी ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 से 2 कैंसल, तो टोटल कितनी बनी, 2 ATP पूरी ग्लाइकोलिसिस में बन गई है। तो इस पूरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या क्या चीज़ें बनी हैं वो देखिए। एंड प्रोडक्ट क्या आएंगे, एंड प्रोडक्ट है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायूरेट, पायूरिक एसिड बोल दो, पायूरेट बोल दो। ठीक है, पायूरेट से फिर पायूरिक एसिड बनता है, तो यहाँ से आपको लिखना है पायूरेट लिखना है आपको। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायूरेट बना, 2 NADH बना और 2 मॉलिक्यूल ATP के बने। जो ये 2 NADH है ये कहाँ बना था, पीछे देखा आपने कहाँ बना था,
ये थोड़ा सा रब करके मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बना था ये बना था यहाँ। ये NAD से NADH, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इसलिए दो ये NAD आएगा और दो ये आएगा, तो दो NAD प्लस से दो NADH बन चुके हैं, तो दिस इज द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस हमने क्या है ख़त्म कर ली है। एंड प्रोडक्ट क्या है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट, दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH और दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो ये हमारी थी ग्लाइकोलिसिस की क्लास। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो लेक्चर को आप दोबारा देखिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर फिर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको ग्लाइकोलिसिस समझ आया या नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।